नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बनाया जा रहा है। ये हिंदी का वीडियो है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संधि के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं संधि के बारे में। देखिए, संधि शब्द का अर्थ मेल दो निकटवर्ती वर्णों यानी वर्णों के अर्थ मानी है यहाँ पे ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं संतोष, तो सम धन तोष संतोष। देवेंद्र, देव धन इंद्र। तो याद रखिएगा, दो ध्वनियों यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। तो बात करते हैं पहले स्वर संधि की। देखिए दोस्तों, स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा, ए, औ तथा व्यंजन प्रायः स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि जो होती है व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं दिगंबर, तो दिक धन अंबर हो गया दिगंबर। फिर सज्जन, सत धन जन, तो सज्जन। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग संधि की हम बात कर रहे हैं, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल पर को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निरक्षर, तो नी धन अक्षर, तो इसे कहते हैं विसर्ग संधि। फिर है दुरात्मा, दू धन आत्मा, तो जो विसर्ग लगाते हैं जैसे कि रा का निशान लगाते हैं नीचे, या अभी हम आगे और बताएंगे आपको, ऐसे एग्जाम्पल देंगे। तो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है दरोगा भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट स्वर संधि और विसर्ग और व्यंजन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देवार्चन, तो देवार्चन है, ये स्वर संधि है। फिर श्रद्धानंद, ये भी स्वर संधि है। गिरीन्द्र, ये भी स्वर संधि है। स्वेच्छा स्वर संधि। उन्नति, ये व्यंजन संधि है। उन्नति, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दिगंबर का और सज्जन का भी एग्जाम्पल दिया था, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर उद्घाटन, ये भी व्यंजन संधि है। मनोकूल, ये विसर्ग संधि है। दुशासन, ये भी विसर्ग संधि है। और निष्फल, ये विसर्ग संधि है। तो ये विसर्ग संधि और स्वर संधि का मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं समास में। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बने हुए हैं, जो एक नया शब्द बनाते हैं, एक सार्थक शब्द को, उसे समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। देखिए, समास के 6 भेद हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, दिगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो इम्पॉर्टेंट जो समास हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। धनहीन, ये तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय, ये तत्पुरुष समास है। दशानन, ये बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, ये भी बहुव्रीहि समास है। कमल नयन, ये कर्मधारय समास है। अन्न जल, ये द्वंद्व समास है। अष्टध्यायी, ये द्विगु समास में आता है। यथा समय, ये अव्ययी भाव समास है। भर पेट, ये भी अव्ययी भाव समास है। तो ये हो गई समास की बात। अब बात करते हैं विलोम। देखिए, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात, अच्छा का बुरा, स्त्री का पुरुष, कृतज्ञ का कृतज्ञ, तो ये हैं, इसे कहते हैं हम विलोम। देखिए, इंपॉर्टेंट जो विलोम शब्द हैं वो देख लेते हैं। अर्वाचीन, इसका विलोम शब्द है प्राचीन। अतल वितल, अनायास सायास, सामूहिक का उल्टा शब्द है व्यक्तिगत, आदर्श यथार्थ, संकल्प का विकल्प, श्वेत यानी सफेद, तो उसका है श्याम। सूक्ष्म, तो छोटा सा मतलब सूक्ष्म, तो इसका है स्थूल, विराट। समर्थन, विरोध, अग्रिम का अंतिम।
तो विलोम शब्द क्या है? देखिए, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट थे, तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं मुहावरे। देखिए, मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं अंधे की लाठी तो एकमात्र सहारा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ईद का चांद, बहुत दिनों में दिखाई देना, छाती पर मूंग दलना यानी बहुत ज्यादा तंग करना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम, कोयले की दलाली में हाथ काला यानी बुरे कार्य का बुरा ही मिलती है, अच्छाई नहीं मिलती है, गाजर मूली समझना, अति तुक्ष समझना, सिंहावलोकन करना यानी आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नजर डालना, खग जाने खग की भाषा, जैसे चालाक आदमी चालाकी की ही भाषा समझता है, आंखें बिछाना, खूब स्वागत करना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी थोड़ा सा सहारा पाकर सर्वस्व पर अधिकार करना। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे का अर्थ भी बता दिए, इन्हें जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अलंकार। अलंकार, अलंकृति, अलंकार, अलम अर्थात भूषण, भूषण माने आभूषण, जो भूषित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार जैसे दोस्तों आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है यानी सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। जहां एक शब्द में अनेक शब्द व्यतीत हो उसे श्रेष्ठ अलंकार कहते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार है। खग कुलकुल सा बोल रहा है, इसमें यमक अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ये उपमा अलंकार है। ये जो मेन है, इनको इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको ये बताए हैं। अब बात करते हैं लोकोक्ति की। देखिए, इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। इनकी उत्पत्ति और रचनाकार वैसे ज्ञात नहीं होते हैं, ये आम जनमानस द्वारा आम भाषाओं में मतलब आम उसमें स्थानीय बोलियों में हर दिन की परिस्थितियों एवं संदर्भों से उपजे होते हैं, जो किसी खास समूह, वर्ग या उम्र या क्षेत्रीय दायरे में प्रयोग किए जाते हैं। तो देख लेते हैं। उतर गई लोहे तो क्या करेगा कोई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। दोस्तों, जब इज्जत ही नहीं तो डर किसका। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं आपके, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, जब इज्जत ही नहीं तो डर किसका। डंके की चोट पर कहना यानी सबके सामने घोषित करना, सबके सामने निर्भय होके कहना। तीन तेरा होना, तितर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना यानी अत्यधिक श्रम यानी परिश्रम करना। ईंट से ईंट बजाना, तबाह करना। ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती यानी किसी को इतनी थोड़ी चीज मिलना कि उसकी तृप्ति ना हो पाए। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपए वाला ही ऊंचा समझा जाता है आज के जमाने में। बाप भाई बड़ा कोई नहीं समझाता, अगर रुपया है तो वही बड़ा समझाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दरोगा भर्ती और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, जो हम आपको बता रहे हैं, इनको देख जरूर लीजिएगा एक नजर। 9-2-11 होना यानी फरार होना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी जो कार्य करने आए थे उसको छोड़कर अलग में ही लग गए, अलग कार्य में ही लग गए। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए यानी कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। अपनी करनी पार उतरनी यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अटका बनिया देवे उधार यानी दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां थी जो हमने आपको बताई। अब बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी, जो बिना वेतन काम करता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। हाथ में चक्र धारण करने वाला, चक्रपाणी, जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, सौतेली माँ, विमाता, जो जीता गया हो, विजित, थोड़ा जानने वाला जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, रात में घूमने वाला, जिसका जन्म ना हो, अजन्मा, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, अन्योदय,
गोद में सोने वाली स्त्री अंकसाइनी, चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना, सफेद झूठ, उड़ता असत्य, 9 दिन चले अढ़ाई को यानी बहुत धीमी गति से चलना, उंगली पे नाचना, किसी के इच्छा अनुसार चलना। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। अब जानते हैं उपभाषा और बोलियां। देखिए, उपभाषा जो होती है वो किसी भाषा का वह विशेष रूप है जिसे एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा करते हैं। जैसे राजस्थानी उपभाषा है, और बोलियां क्या हैं, यहाँ पे जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, हड़ौती जो कि पूर्वी राजस्थान में हड़ौती बोली जाती है, और मालवी। तो राजस्थानी उपभाषाएं हैं, बोलियां मैंने आपको बता दी कौन कौन सी। फिर पश्चिमी हिंदी, इसमें बोलियां हैं कौरवी। पश्चिमी हिंदी तो उपभाषा हो गई, और इसमें जो बोलियां हैं वो है कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी या बुंदेली। और जो इसका प्रमुख मुख्य क्षेत्र है वो हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, जहां ये बोली जाती हैं। दोस्तों, ये हम आपको उपभाषा और बोलियों के बारे में बता रहे हैं। फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी उपभाषा, और यहाँ बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, लखनऊ और इलाहाबाद, और ये बोली जाती हैं लखनऊ और इलाहाबाद क्षेत्र में ये बोलियां। फिर बिहारी उपभाषा, मतलब लखनऊ और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अब बात करते हैं बिहारी उपभाषा। इसमें 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं कौन कौन सी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। फिर ब्रज भाषा, ब्रज बोली, इसको ब्रज बोली को पुरानी बांग्ला भी बोला जाता है। याद करिए, रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ब्रज बोली का तो याद रखिएगा इसको पुरानी बांग्ला भी बोला जाता है। फिर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोवी परिवार की भाषा है। हिंदी भारोवी परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, सबसे पहले आई थी संस्कृत, उसके बाद आई है पाली, फिर आई है प्राकृत, फिर आई है अपभ्रंश, और बाद में आई है हिंदी। तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी। फिर देवनागरी भाषा में मराठी बोली और नेपाली बोली लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी भाषा में मराठी और नेपाली बोली लिखी जाती है। अधिकतर जो भारतीय भाषा का जो विकास हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है, तो उत्तर है ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। फिर बघेली पूर्वी बोली में आती है, पश्चिमी में नहीं, याद रखिएगा। बघेली जो है वो पूर्वी बोली में आती है, पश्चिमी में नहीं। ब्रज भाषा है वो पश्चिमी हिंदी में आती है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी के आपको फैक्ट्स थे जो बताने थे। और अगर आप यूपी पीसीएस के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। ये खास तौर से यूपी पीसीएस के लिए बनाया गया है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें चार्जेस अप्लाई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। और दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, बाय बाय।